Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn part 2 of chapter number 1, that is Indian Economy on the Eve of Independence for class 12th. इससे पहले हमने इसका क्या पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था। इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर की लेंथ क्या है, सफिशिएंट है, बड़ा चैप्टर है और थोड़ा समझने वाला भी है, इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। मतलब पार्ट 1 में कुछ टॉपिक कवर करेंगे, पार्ट 2 में कुछ टॉपिक करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे और फिर पार्ट 4 में। ठीक है, आई गेस ये 3 या 4 पार्ट में आपका चैप्टर इजीली आ जाएगा। ठीक है, समझना क्यों है इसको, या इतना ज्यादा समय इसमें क्यों देना है, क्योंकि ये क्या है, हमारी जो 1947 तक की हमारी जो जर्नी रही ना इंडियन इकोनॉमी की, उस पूरे को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। तो बहुत ज्यादा अगर इसे हम हसल में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैंने इस पूरे चैप्टर को क्या है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पार्ट 1 में मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें कुछ हमारे सब टॉपिक भी कवर हो गए थे, बट हमारे जो मेन जो 2 टॉपिक थे वो था हमारा टॉपिक नंबर 1, दैट इज कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन। एक हमने ये वाला टॉपिक कवर करा था, और उसके बाद हमने कवर करे थे हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मैंने आपको टोटल 10 पॉइंट्स कवर करवाए थे। हालांकि आपको पता 10 मतलब सारे ही होने चाहिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या है, अगर उसमें से 4, 5 या 6 भी याद रह जाते हैं तो वेल एंड गुड है। याद कैसे करना है उसकी भी मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी थी। एक मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी वहां पे कि एसबीआई पर हाई स्टैंडर्ड एंड लो क्लास अकाउंट क्या, लो क्लास लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं। इस तरीके से ट्रिक उसमें करवाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि एक रिदम में चैप्टर चलता है तभी चीजें समझ में आती है। और बहुत ज्यादा हसल में अगर चीजें करोगे तो कुछ नहीं होता, सिलेबस आपका छूट ही जाता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये तो थे हमारे पार्ट 1 के। आज हमें पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 में हमें पहले पढ़ना है एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, और उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। मतलब हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, इसकी डिजाइनिंग कैसे करी गई है। इसकी डिजाइनिंग ऐसे करी गई है कि सबसे पहले आपको बताया गया कि क्या इंडियन इकोनॉमी के साथ हुआ, मतलब कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन क्या होता है उसको समझाया गया। फिर ये बताया गया कि उस समय पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी, मतलब इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी। उसके बाद 1 बाय 1 आपको क्या है, सेक्टर वे में समझा रहे हैं कि एग्रीकल्चर का क्या हाल हुआ, इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ, फॉरेन ट्रेड का क्या हुआ, उस टाइम पे हमारी डेमोग्राफी कैसी थी, ऑक्यूपेशन हमारे किस तरीके से काम कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इस चैप्टर में हमें समझाई गई है। हालांकि चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से हमारी क्या है, एनसीईआरटी ने डिजाइन करा हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, अपने आगे वाले 2 टॉपिक कवर करते हैं, टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिससे कि हमें याद करते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार टाइम थोड़ा ज्यादा लगा लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ना है कि क्या है करके। कौन सा टॉपिक है ये हमारा, हमारे ये सिलेबस के हिसाब से 3rd टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसका कैसा हाल था, मतलब क्या इसका हाल था, बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिवील्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको आपको 1 बाय 1 क्या है समझना है करके। टोटल आपको 7 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले इनको मैं पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, निमोनिक के थ्रू इसको याद करना है। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी आपके लॉन्ग आंसर होते हैं वहां पे आपको उनको याद रखने के लिए निमोनिक की हेल्प ले लो तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपने आप से बना के लिखोगे तो उसमें मार्क्स थोड़ा कम मिलते हैं, और अगर आप प्रॉपर जो उसका आंसर है उसको ड्राफ्ट करके आओगे तो आपको अच्छी क्या है, मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर की इसने पहली जो बताया कि हमारी कैसी थी या उसका फीचर क्या था। तो सबसे पहले इसने बोला कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी थी, लो थी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन समझते हो तुम लोग क्या होता है। तो कहता है कि हमारा जो प्रोडक्शन था ना वो कैसा था, लो प्रोडक्शन था। मतलब कि हमारे जो खेतों पर अनाज था वो कैसा हो पाता था, कम हो पाता था। क्यों, इसको समझते हैं। कहते हैं बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो। कैसी थी, बहुत कम थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसा क्यों था, इसको समझते हैं। कहते हैं इफ अरोज ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ मींस एज वेल एज इंसेंटिव ऑन पार्ट ऑफ द कल्टीवेटर। ऐसे इसलिए था, देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि भारत की जो लैंड है, मतलब इंडिया की जो लैंड है उस पर कितनी अच्छी से खेती हो पा रही है। उनको सीधा सीधा मतलब किस चीज से था, टैक्स से था। अब वो
किसानों का शोषण करके लें या कैसे भी लें, बट उनको इस चीज से मतलब नहीं था कि हमारा जो एग्रीकल्चर का बेटरमेंट कैसे हो। तो इसीलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड के ऊपर वो कैसी होती चली गई, कम होती चली गई। ठीक है, तो इसने पहला जो हमें फीचर बताया वो इसने बताया कि क्या हो गया, कहता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो खेतों पे कम होती चली गई, क्योंकि इसका जो बेसिकली कह सकते हो कि हमारे जो खेतों को जो अच्छे करने का काम ना तो हमारे जो जमींदार थे उन्होंने इसको करा, और ना ही हमारे जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे उन्होंने करा। तो बेसिकली जो किसान था उसी को क्या करना पड़ता था, सफर करना पड़ता था लो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी से। इसके बाद सेकंड में कहता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। इसने बोला क्योंकि एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट वाज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। इसने बोला कि हमारी जो लैंड थी ना या हमारी जो एग्रीकल्चर थी, इसने बोला कि उसमें क्या थी, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। अनसर्टेनिटी क्यों थी, आपको पता है कि जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आपकी रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर। अगर बारिश अच्छी होती है तो आपकी क्या हो जाएगी, जो प्रोडक्शन है या आपकी जो एग्रीकल्चर है वो क्या होगा, अच्छा होगा। अगर आपकी रेनफॉल किसी सीजन में होती ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आपकी सारी फसल खराब हो जाती है। और जब हमारे यहाँ पे क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे शासन करा, उस समय पे दिक्कत क्या थी, उन लोगों ने कभी इसके ऊपर काम ही नहीं करा कि यार हम किसानों से हम टैक्स की मांग तो कर रहे हैं, कर की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन इनको ठीक भी तो करके देना। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं करा। तो इसने बोला एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि एक्सेसिवली डिपेंडेंट थी रेनफॉल के ऊपर। ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया जिससे कि हमारे यहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो पहली हमारी फीचर क्या हो गई, एग्रीकल्चर की कैसी स्थिति थी, लो प्रोडक्शन था। दूसरा क्या था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। खेती पहली तो हो ही कम रही है, और दूसरी वो कम भी होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। देखो, डोमिनेंस का मतलब होता है कोई चीज जो क्या करती है, आके डोमिनेट करती है, मतलब अपना आधिपत्य जमाती है। ठीक है, मतलब वो क्या है, एक तरीके से ओवर रूल्ड कर रही है किसी चीज को। और दूसरा सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सिर्फ अपने गुजारे के लिए करी जा रही है। ठीक है, सब्सिस्टेंस का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जो गुजारे के लिए करी जाती है। ठीक है, इसको हिंदी में निर्वाह भी बोलते हैं। ठीक है, निर्वाह खेती। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस का मतलब हो गया ऐसी फार्मिंग जो सिर्फ अपने लिए करी जा रही है। ठीक है, तो इसने बोला कि जब हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने शासन करना शुरू करा, तो वहां पर हमारी जो फार्मिंग थी वो पहले शुरुआती दौर में कैसी थी, कहते हैं उसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग का डोमिनेंस था। तो फार्मिंग वाज टेकन द मोस्ट एज द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस जो हमारे वहां पर। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हमें फार्मिंग करनी है तो हमें कैसी करनी चाहिए, कमर्शियल फार्मिंग करनी चाहिए, सब्सिस्टेंस करनी चाहिए, मतलब ऐसी खेती करनी चाहिए जिससे हम क्या करें कि सिर्फ अपना गुजारा कर सके, या ऐसी करें जिससे हम क्या करें, मार्केट में ले जाके बेच सके। तो आप बोलोगे कि अपने गुजारे की करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी खेत एक ऐसा है जिसमें आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी हो सकती है, कमर्शियल फार्मिंग भी हो सकती है, तो आप उस पर कमर्शियल फार्मिंग करके ज्यादा कमा सकते हो। जैसे मान के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपकी जो लैंड है उस पर आप आराम से कॉफी उगा सकते हो। ठीक है, और आपकी जो खेत है आप उस पर क्या करो, कॉफी ना उगा के वीट उगा रहे हो। अब आज की डेट में जो कॉफी का जो प्राइस है पर केजी, मान के चलो कि वो 2,000 रुपए पर केजी है, और जबकि आपका जो वीट है उसका क्या है, प्राइस 20 रुपए पर केजी है। तो अगर आपको मान के चलो कि थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगा के, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगा के आप 2,000 रुपए पर केजी वाला प्रोडक्ट वहां पर उगा सकते हो, तो फिर क्यों 20 रुपए वाले को उगाओ वहां पे। बेहतर है ना कि आप 2,000 रुपए किलो की खेती करके उसे मार्केट में बेच के फिर इजीली अपने लिए क्या करो, 20 रुपए किलो का गेहूं मार्केट से खरीद सकते हो। यस और नो। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। ठीक है, कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है आप उसको कितनी बेहतर तरीके से यूज कर पाते हो। ऐसा आपकी जनरल लाइफ में भी कई बार होता है कि आपके पास चीजें रिसोर्सेस अवेलेबल तो है, बट हम उसको उतना अच्छा यूज नहीं कर पाते, है ना। तो चलो, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझते हैं कि क्या है। फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज अ मींस ऑफ सब्सिस्टेंस। इसने क्या बोला, जो फार्मिंग थी उसे यूजुअली कैसे यूज करा जा रहा था, सब्सिस्टेंस के लिए, निर्वाह के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स वर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ फैमिली, जहां पे सिर्फ फैमिली की बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए ही इस्तेमाल करा जा रहा है। देयर इज अ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर द सेल इन द मार्केट। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें समझा दिया कि हमारे सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या लॉस है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे,
अभी तक हमने समझा लो प्रोडक्शन है, और जो प्रोडक्शन है वो भी अनसर्टेन है, और उसके बाद जो प्रोडक्शन कर भी रहा है किसान, वो कैसा कर रहा है, सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा है, ठीक है ना। वो इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा कि यार इससे मैं क्या है थोड़ा ज्यादा उगा सकता हूँ। एक बार मैं तुम्हें सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ना थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है। देखो, कुछ ऐसी कहानी है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी खेती जो तुमने सिर्फ अपने गुजारे के लिए कर रहे हो, मतलब इसमें जो भी आपका प्रोडक्शन होगा उससे आप अपने खा के, मतलब अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए ही यूज कर सकते हो। अब कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि मान के चलो ये एक लैंड है, ठीक है, ये क्या है, एक लैंड है, ठीक। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें कॉफी उगाओ, या तो आप इसमें क्या करो, वीट का प्रोडक्शन कर लो, मतलब गेहूं का प्रोडक्शन कर लो। अब आपसे पूछा जाए कि आपको ज्यादा नीड किसकी है, तो आप बोलोगे ऑब्वियस वीट की है, ठीक है। अगर मैं भी होती तो मैं भी यही बोलती कि वीट की मेरे को ज्यादा नीड है, क्योंकि वीट आपको डेली यूज में कंजम्पशन के लिए चाहिए, बट कॉफी का ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको डेली कंजम्पशन के लिए चाहिए। अभी मार्केट में आप अगर आप वीट को लेके जाते हो तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से ये क्या है, बिक जाएगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज एक प्राइस बता रही हूँ मैं आपको। कॉफी का अगर आप देख के चलो तो ये क्या है, 2000 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है, 2000 रुपये पर केजी के हिसाब से। एक रफ फिगर हम लेके चल रहे हैं। अब अगर मेरे को पता है कि मेरे खेत क्या है, दोनों के लिए क्या है, कंफर्टेबल है, मतलब उसमें आप गेहूं भी उगा सकते हो, आप उसमें कॉफी भी उगा सकते हो, मेरी लैंड इस मतलब ऐसी है कि उसमें दोनों चीजों का क्या है, प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का पार्ट है। ये क्या है, कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है। अभी आप क्या करो, थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट लगा के, थोड़ा सा आप एफर्ट लगा के अगर आप इसमें कॉफी का प्रोडक्शन करते हो तो आप कितने रुपए कमाओगे, 2000 रुपए। कितने कमाओगे, 2000। जबकि वीट में कितना कमा रहे थे, 20 20 रुपए। तो आप क्यों ना इसमें कुछ ऐसा करो अपनी लैंड पे कि आप क्या करो, इसमें 2000 रुपए का प्रोडक्ट उगाओ, उसे मार्केट में ले जाके बेचो, 2000 रुपए कमाओ, उससे जाके अपने उस 2000 में से 20 रुपए का गेहूं खरीद लो। ये भी तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना। लेकिन उस समय पे हमारे जो किसान लोग थे उनको इतनी चीजें समझ नहीं थी, क्योंकि दुनिया उस टाइम पे इतनी एडवांस नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनका जो मेन फोकस रहता था वो किसके ऊपर रहता था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टाइलर्स ऑफ द सॉइल। इसका मतलब, गल्फ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। किसी को पता है गल्फ का मतलब क्या होता है, गल्फ का मतलब होता है गैप, ठीक है। गल्फ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, गैप, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे, इसने बोला कि जो ऑनर थे ना ऑफ द सॉइल एंड टाइलर ऑफ द सॉइल, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा कैसा रहा, गल्फ ही बना रहा, ठीक है। मतलब उसमें खेती कोई और कर रहा है, उसका मालिक कोई और है। तो इसने बोला एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वर कैरेक्टरिस्टिक by the gulf between owner of the soil and tiller of the soil. While the owners share the output, they seldom share the cost of production. इसने क्या बोला, जैसे मान के चलो जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, जो किसानों की छोटी छोटी लैंड थी ना वो जमींदारों के हाथ में पकड़ा दी, जिससे कि जमींदार क्या करे, उसमें से जितना भी टैक्स है ना, मतलब वो सारे किसानों से ना वसूल के क्या करे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, सारे किसानों से टैक्स ना वसूले, वो सीधा किससे ले लेते थे, जमींदार से। और जमींदार क्या करता था, क्योंकि वो सारी जमीन का मालिक खुद हो गया था, तो वो क्या करता था, जितना भी प्रोडक्शन खेतों में होता था उसे ले जाके उसमें से कुछ शेयर वो ब्रिटिशर्स को देता था, कुछ अपने पास रखता था, और कुछ किसानों को दे देता था। तो यहाँ पे जो लैंड थी उसका ऑनर कौन हो चुका था, जमींदार, ठीक है। इसका ऑनर कौन बन चुका था, जमींदार। और जो टाइलर ऑफ सॉइल थे ये कौन से थे, ये थे हमारे जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो हमारे किसान थे, उनको क्या बोला गया यहाँ पे, टाइलर ऑफ द सोइल। तो इसने बोला कि जब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो ब्रिटिश राज में थी ना, वो कैसे है, गल्फ क्रिएट कर रही थी, किसके बीच में, ऑनर ऑफ द सोइल मतलब जमींदारों के बीच में, और टाइलर्स के बीच में, ठीक है। कैसे, इसने बोला जो ऑनर थे वो क्या करते थे, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जैसे मान के चलो कि टोटल हमारे जो खेत में प्रोडक्शन हुआ वो 100 किलो गेहूं का हुआ, तो इन्होंने क्या करा कि उसमें से ले जाके 40 किलो तो सीधा सीधा ब्रिटिशर्स को दे दिया, 40 किलो रखा अपने पास, और बाकी 20 किलो दे दिया किसान को, जबकि सारी मेहनत किसकी थी उसमें, किसान की। लैंड भी इनिशियली वो किसकी थी, किसान की, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, बिना बात के उल्टे सीधे रूल लगा के ये क्या करते थे, उसकी प्रोडक्शन को यूज करते थे, ठीक है।
तो इसने बोला दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। जो जमींदार लोग थे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इनकी रेंटल इनकम को कैसे बढ़ाया जाए या फिर इनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे अच्छा किया जाए। इनको सीधा सीधा मतलब था कि पूरे दिन भर किसान मरेगा, खेत के अंदर काम करेगा और ये क्या करेंगे, सीधा उसका बेनिफिट उठा के ले जाएंगे। तो द टाइलर ऑफ द सॉइल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। ये इतना काम देते थे कि वो बहुत मुश्किल से क्या करता था, किसान अपना गुजारा कर पाता था। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टाइलर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ये क्या है, गैप क्रिएट करता चले गया किसके अंदर, एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसने बोला कि अगर हम देखें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो होल्डिंग थी वो कैसी थी, तो इसने बोला कि फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब पता है क्या होता है, कभी पढ़ा है फ्रेगमेंटेड वर्ड का मतलब? फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टूटी फूटी या फिर खंडित इसे बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है ना, कोई एक ऐसी लैंड जो क्या है, देखो अगर तुमने देखा होगा मैदानी इलाकों में जो हमारी लैंड होती है ना वो बहुत बड़े 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 खेत होते हैं, जबकि अगर यही आप हिली एरियाज में देखोगे तो वहां पे जो खेत होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं। क्यों, जगह जगह से हमारी जो हिल्स है उनका पार्टीशन होते चले जाता है और उन पार्टीशन की वजह से हमारे जो खेत है वो क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अगर हिमाचल साइड जाओगे, उत्तराखंड साइड जाओगे, शिमला साइड जाओगे, ठीक है, तो यहाँ की आपको जो लैंड दिखेगी ना वो फ्रेगमेंटेड लैंड दिखेगी, वहां पे छोटे छोटे खेत है और छोटे छोटे खेतों में क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही जगह पे आपकी सारा एफर्ट लग नहीं पाता है, आपको छोटे छोटे एफर्ट क्या है कई जगह पे लगाने पड़ते हैं और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसने बोला कि अगर हम देखें हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम में लैंड कैसी थी, कहता वो भी फ्रेगमेंटेड थी। यहाँ पे फ्रेगमेंटेड का मतलब मैं लिख देती हूँ। ठीक है, फ्रेगमेंटेड का मतलब यहाँ पे होता है खंडित। क्या मतलब होता है, खंडित या टूटा हुआ। ठीक है, खंडित या टूटा हुआ। ठीक है, मतलब छोटे छोटे लैंड, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये सारे के सारे क्या है, छोटे छोटे लैंड ही तो है। ये लैंड हो गई, फिर इसके बगल में ये एक छोटा सा खेत हो गया, इसके बगल में ये एक छोटी सी लैंड हो गई। तो इस तरीके से ये क्या है, फ्रेगमेंटेड लैंड है। और मैंने आपको बताया कि फ्रेगमेंटेड लैंड हमारे हमेशा कहाँ पे पाई जाती है, हिली एरियाज में। ठीक है, छोटे छोटे वहां पे क्या होते हैं, जो हिल्स होते हैं वो उनके टूटने के कारण क्या होती है, वो लैंड क्या करती है, बेसिकली छोटे छोटे खेतों में चेंज हो जाती है। तो इसने बोला कि लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। एक तो वो स्मॉल और दूसरी कैसे फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, छोटी भी और टूटी हुई भी है। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स अ पीस वेयर एंड देयर। ठीक है, एक ऐसा लैंड का पीस जो क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। कहता है मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हिली एरियाज है यहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं, एफर्ट आपके ज्यादा लग जाते हैं, जबकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, अनइकोनॉमिक होती है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्या है, बेसिकली इनकम आप नहीं अर्न कर पाते। अगर आप देखोगे कि जैसे जो हमारे पंजाब हो गया, हमारे जो हरियाणा हो गया, यहाँ की जो लैंड है वो कैसी है, मैदानी है। ठीक है, मतलब प्लेन है वहां पे, तो वहां की प्रोडक्शन अच्छी है काफी। वहां के जो किसान है वो क्या है, अच्छा अपने लिए अर्न कर पाते हैं। जबकि वही अगर आप हिली एरिया के किसानों को देखोगे तो उन लोगों के लिए सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके वहां की लैंड कैसी है, वहां पे बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती है। तो कैसी हो गई, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स हो गई। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पढ़ क्या रहे हम ये पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था हमारा, कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। कहते हैं कि इसको समझते हैं कि क्या है। कहते हैं द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। इसने बोला जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने क्या करा, एक यूनिक सिस्टम अपनाया, किसका, लैंड रिवेन्यू का, जिसे जमींदारी सिस्टम बोला गया। ठीक है, यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू, जिसको क्या बोला गया, जमींदारी सिस्टम बोला गया। अभी मैंने तुम्हें पार्ट 1 में भी बताया था बहुत डिटेल में कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे सारे पार्ट्स को एक साथ ही कवर करेंगे उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, लेकिन जो क्या करेंगे, कभी एक कभी दो पढ़ेंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक यूनिक सिस्टम करा था लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करने का, जिसमें जिसको क्या बोला गया, जमींदारी सिस्टम बोला गया। इस सिस्टम में होता क्या था, देखो इस सिस्टम में बेसिकली 3 पार्टी थी। पहली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरी थी जमींदार और तीसरा था किसान। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या थी, बेसिकली सुप्रीम पोजीशन पे बैठी हुई थी, जिसने जमींदार को क्या ऑर्डर दिया हुआ था, उसने बोला कि जितने भी यहाँ पे किसान है ना, इनकी छोटी छोटी लैंड को आप अपने कब्जे में करो और आप अपने हिसाब से इन पे क्या करवाओ, काम करवाओ। जितना भी प्रोडक्शन होगा वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। कुछ हिस्सा आ जाएगा हमारे पास, मतलब ब्रिटिशर्स के पास, कुछ आ जाएगा जमींदार के पास और कुछ आ जाएगा किसान के पास। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा पूरा लैंड रिवेन्यू था। इसने बोला फीचर के हिसाब से, इसने क्या बोला,
द जमींदार वर रिकॉग्नाइजेस परमानेंट ऑनर, जो जमींदार थे इनको क्या बोला गया, परमानेंट ऑनर बोला गया, जबकि ये जमीन एक्चुअल में इनकी थी ही नहीं जमींदारों की, ये किसकी थी, ये तो एक्चुअल में जो इनके ट्रू ऑनर थे वो कौन थे, वो तो फार्मर ही थे, किसान ही थे, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स की उल्टी सीधी पॉलिसी के कारण जमींदारों को क्या बनाया गया, परमानेंट ऑनर बनाया गया इनकी जमीन का। द जमींदार वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, जो जमींदार थे इनको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिशर्स हो गया, ठीक है। तो इसने बोला जो जमींदार थे इनको क्या करना पड़ता था, फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था, किसको, ब्रिटिशर्स को, किसके रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में। द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच, कहते जो जमींदार थे उनका कोई रेट नहीं था कि आपको इतना ही लेना है, वो कितना भी क्या कर सकते थे, किसानों से ले सकते थे, जिसके बाद और वो क्या करते थे, उस पैसे को ब्रिटिशर्स को पे करते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। तो ये क्या था, हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। एक बार फटाफट चेक कर लेते क्या था, तीन पार्टी थी, ब्रिटिशर्स, जमींदार, किसान। ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दिया गया था किसके, सॉरी, ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दिया था किसको, जमींदार को, कि आप किसानों से क्या करो, उनकी सारी जमीन अपने कब्जे में लो और बदले में उनसे काम करवाओ, काम के बदले में जितना भी प्रोडक्शन खेतों में होता है उसके तीन हिस्से कर दो, थोड़ा आप लेके जाओ, थोड़ा हमें दो, थोड़ा किसान को दो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, ये एक तरीके से किसान जो था उसका एक्सप्लॉयटेशन था, उसका शोषण था ये, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसको समझते कि क्या है। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि कमर्शियलाइजेशन क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, जहां पे हमें क्या है ये समझाया जाता है कि आपको अपने खेतों में सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना करके कमर्शियलाइजेशन करना चाहिए। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ऐसी चीजों को उगाना चाहिए जिससे मार्केट में अच्छा दाम मिल सके, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू रेफर्स टू शिफ्ट, यहाँ पे वर्ड क्या है, शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ये समझाया जाता है कि आप जो खेतों में उगा रहे हो ना, अपने खाने के लिए, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो उगा रहे हो, उससे शिफ्ट कर जाओ कहाँ पे, उन प्रोडक्ट की तरफ जो मार्केट में बिक रहे। जैसे मैंने आपको समझाया था कॉफी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो कॉफी के केस में क्या था, पहले गेहूं उगाया जा रहा है, फिर कॉफी उगा, तो इसी को क्या बोला गया, कमर्शियलाइजेशन बोला गया एग्रीकल्चर का। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, इसने बोला कैश क्रॉप सच एज, इस कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं। इसने बोला जैसे कॉटन हो गया, जैसे जूट हो गया, जैसे शुगर केन हो गया, विच हैड हाई डिमांड, ठीक है, इन द मार्केट वर इंक्रीजिंगली कल्टिवेटेड। तो थोड़े समय बाद जब किसानों को, सॉरी, जब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि यार अब हमारे पास ना लैंड रेवेन्यू के रूप में इनकम कम आ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो ही नहीं पा रही, पहली बात तो प्रोडक्शन कैसी है, अनसर्टेन है, लो है, कोई अच्छे मीन्स ही नहीं है आपके पास खेती करवाने के। तो इन्होंने क्या समझा, इन्होंने समझा कि अब हमें क्या करना चाहिए, सब्सिस्टेंस से सरकार की इनको कहाँ पे कर दो, कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ इनको शिफ्ट करो। तो इन्होंने क्या बोला, अब आप खेतों पे क्या होगा, कॉटन की खेती करो, जूट की करो, शुगर केन की करो, जिनकी मार्केट में क्या है, डिमांड ज्यादा है। फार्मर वर फोर्स टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इनको फिर शिफ्ट करा गया कहाँ की तरफ, कमर्शियल क्रॉप की तरफ। तो आप पूरे उसमें लेक्चर के में आपने देखा होगा, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने फायदे के लिए कैसे किसानों का बार बार क्या कर रहे हैं, यूज करे जा रहे हैं, ठीक है। पहले वो उनसे जबरदस्ती खेतों पर काम करवा रहे, फिर उनसे बोले कि नहीं आप इसको मत करो, इसको करो। तो बेसिकली ये क्या हुआ, शोषण ही हुआ है, किनका, किसानों का, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। एक बार फटाफट हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट कवर करे। सबसे पहले हमने कवर करा था कि हमारी जो बेसिकली खेती थी, या हमारी जो एग्रीकल्चर था वो कैसा था, सबसे पहले इसने बोला कि लो प्रोडक्शन था, कैसा था, लो प्रोडक्शन था। उसके बाद इसने बोला कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, मतलब जो खेती थी पहली तो लो थी, और जो थी वो भी कैसी है, अनसर्टेन है। इसके बाद इसने बोला कि डोमिनेंस थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने तुम्हें समझाया कि क्या होता है, एक ऐसी खेती जो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए करी जाती है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टाइलर ऑफ द सॉइल, मतलब किसानों और जमींदारों के बीच में हमेशा क्या रहा, गैप ही बना रहा, क्योंकि जो जमींदार थे वो क्या काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनके बीच में क्या रहा, हमेशा गल्फ बना रहा, गैप बना रहा। इसके बाद हमने ये भी समझा कि हमारी जो एग्रीकल्चर थी उस समय पे कैसी थी, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कैसी थी, बहुत लो थी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था, लेकिन एफर्ट बहुत ज्यादा जा रहे थे। उसके बाद हमने समझा कि हमारा क्या था, वहां पे ब्रिटिश सिस्टम के दौरान लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, उसको समझा। दूसरा, सॉरी, लास्ट हमने समझा कि फोर्स कमर्शियलाइजेशन करवाया जाने लगा, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन 7 पॉइंट्स को याद करना है, ठीक है। ट्रिक टू लर्न एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें ट्रिक का यूज करना है जिससे कि हम इन 7 पॉइंट्स को याद कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया हमने क्या क्या है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी था, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी था,
डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टेलर ऑफ द सॉइल। अब देखो एग्जाम में होता क्या है, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, जो पढ़ के ही नहीं जाते उनकी तो अलग ही कहानी है। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम एग्जाम लिखने बैठे और दिक्कत क्या होगी कि हमें डिटेल तो पता है लेकिन हेडिंग याद नहीं आ रही कि यार हेडिंग क्या है। अगर आपको हेडिंग याद आ जाती है तो आपको आंसर बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपको जो पूरा चैप्टर है वो एक स्टोरी की थ्रू समझाया जा रहा है, तो इसको तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पे आती है, इनके हेडिंग्स को याद करने में। तो आपको यूजुअली क्या करना चाहिए, फॉलो करनी चाहिए कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे निमोनिक्स जिससे आपको क्या है उसको याद कर सको। तो इस वाले आंसर के लिए आपको ट्रिक क्या लगानी है, यूपीएस फ्लैग। क्या है, यूपीएस फ्लैग। यूपीएस एक वर्ड है, ये देखा है जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है यूपीएस, और एक फ्लैग तो खैर पूरी दुनिया ही जानती है क्या होता है फ्लैग के बारे में, ठीक है। तो यूपीएस फ्लैग करके आपको क्या है एक ट्रिक याद करनी है, ठीक है, जिसमें पहले यूपीएस का मतलब क्या हुआ, यूपीएस का मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। पी का मतलब क्या हुआ, लो प्रोडक्शन। एस का मतलब क्या हुआ, सबसिस्टेंस फार्मिंग। कभी भी ट्रिक याद करो ना तो उसके जो मेन वर्ड है उनको याद कर लो, ठीक है, मेन वर्ड को याद रखना बहुत जरूरी है, आगे पीछे को तो बन ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएस का मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी थी, लो प्रोडक्शन था और सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। क्या बोला, अनसर्टेनिटी थी, लो प्रोडक्शन था, सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। यूपीएस का मतलब याद हो गया। अभी चलते हैं फ्लैग की तरफ। एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड लैंड थी, कैसी थी, फ्रेगमेंटेड लैंड थी। एल का मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ए का मतलब कैसा था, फोर्स कमर्शियलाइजेशन किसका था, एग्रीकल्चर का। और जी का मतलब गल्फ। आई होप आराम से याद हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से 3 बार इसको पढ़ के देखना और अपने नोटबुक में लिख के देखना। आई एम डैम श्योर कि आपको ये आंसर ये याद होगा, ठीक है। चलो बढ़ते अपने दूसरे आंसर की तरफ, सॉरी दूसरे टॉपिक की तरफ। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, अब हमें पढ़ना है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसने बोला सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसने बोला सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी टर्म है जो हमें ये बताते कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका क्या हाल था। अभी आप सोचोगे कि यार हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपने प्राइमरी सेक्टर सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको पता हो कि आपकी जो इकोनॉमी है उसको 3 सेक्टर के रूप में ही पढ़ा जाता है ना, एक आपका हो गया एग्रीकल्चर सिस्टम मतलब प्राइमरी हो गया, एक आपका सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तीसरा आपका सर्विस सेक्टर हो गया। तो आपको तीनों का ही हाल पता होना चाहिए कि 1 बाय 1 कैसा था, और वो ही हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर पढ़ा, अभी हम सेकेंडरी में अपना इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो, इसने बोला कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की देखें तो दो यहाँ पे हमने क्या है चीजों को ऑब्जर्व करा। सबसे पहले इसने बोला डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ क्या, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ना, क्या है जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका डिके हो गया। डिके का मतलब समझते हैं, किसी चीज का एक तरीके से समापन हो जाना, मतलब खत्म हो जाना वो, ठीक है। तो वो क्या हो गई, खत्म ही हो गई। अब कैसे ये खत्म हुई इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, ब्रिटिशर्स के आने के बाद अगर हम अपनी इंडस्ट्री में देखें तो इसने बोला कि इसने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो बिल्कुल तहस नहस खत्म ही करके रख दिया। डीके मतलब उसका पतन ही हो गया। हुआ क्यों, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी वो कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिस्क्रिमिनेटरी समझते हो, जहाँ पे ये क्या करते, जो पॉलिसी है वो इस तरीके की बना रहे हैं कि सिर्फ इनको फायदा हो रहा है, इंडियंस को फायदा हो या ना हो इनको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी इकोनॉमी को पूरा पूरा फायदा पहुंच रहा था। तो सबसे पहले तो डिके हुआ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। अब आप बोलोगे कि सिर्फ हम हैंडीक्राफ्ट को ही क्यों पढ़ते, देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भारत की एक ऐसी इंडस्ट्री थी ना जो पूरी वर्ल्ड फेमस थी, ठीक है ना। अब इसको आगे देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या चीजें आती हैं क्या क्या नहीं आती करके। आगे बढ़ते हैं, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इसने बोला कि दूसरा हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी ना उसकी ग्रोथ भी कैसी हुई थी, ब्लीक। अभी ब्लीक का मतलब क्या होता है ये बताओ मेरे को। ब्लीक ग्रोथ का मतलब होता है कलरलेस, ब्लीक का मतलब क्या होता है, समथिंग एक मिनट, हाँ। हाँ चलो, ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ हो तो रही है लेकिन सिर्फ उनके फायदे के लिए हो रही है, ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए हो रही है, हमारा उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को, तो दो चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में, और दूसरा क्या समझना है, ब्लिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है। चलो समझते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। ये चीज आप लोगों को पता है, ठीक है। अभी हालांकि आप 12th क्लास में हो, जब इससे पहले आप 11th में 10th में 9th में किसी भी क्लास में रहे होंगे तो आपके टीचर ने जरूर से आपको बताया होगा ना
कि हमारी जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड फेमस है करके। तो इसने बोला कि इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी रेपुटेशन कैसी है, वर्ल्ड वाइड है। कैसी रेपुटेशन है, वर्ल्ड वाइड। मतलब इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जो है पूरे विश्व में क्या है, उसको एक पहचान मिली हुई है। लेकिन जो ब्रिटिश राज थे, इन्होंने क्या करा, इसका पतन कर दिया, इसका डिके कर दिया। कैसे इसका डिके करा, इसको समझते हैं। इट वॉज ऑइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल परस्यूट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, पॉलिटिकल पॉलिसी अपनाई, और जिसकी वजह से हमारे जो है हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, खत्म होता चले गया। कैसे खत्म हुआ, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, कुछ कहानी ऐसी बनी। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उनको पता चला कि यार इंडिया का ना जो हैंडीक्राफ्ट है काफी अच्छा है। ठीक है, इंडिया का क्या है, हैंडीक्राफ्ट काफी अच्छा है, और इसकी वर्ल्ड में क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड है। अलग अलग देशों से के जो किंग हुआ करते थे, ये जो अलग अलग देशों के जो रिच क्लास सोसाइटी हुआ करती थी, वो भारत का हैंडीक्राफ्ट यूज करती थी अपनी रिचनेस को शो करने के लिए, अपनी अमीरी को शो करने के लिए, है ना। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पाए तो उनको पता चला कि यार भारत का हैंडीक्राफ्ट कैसे है, उसकी क्या है, वर्ल्ड में क्या है, अच्छी एक रेपुटेशन है। तो उसको क्या लगा, उसको लगा कि अगर ये मार्केट, मतलब यही मार्केट को कैप्चर करके रखेगा तो हमें तो लॉस होगा। तो उसने क्या करा, जो भारत से रॉ मटेरियल है, भारत से जो रॉ मटेरियल, उसको क्या करने लगा, वो अपनी कंट्री में लेके जाने लगा। ठीक है ना। उसने क्या करा, भारत से जो एक्सपोर्ट है, भारत का जो एक्सपोर्ट है उसे कैसा कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया। कैसा कर दिया, ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री मतलब समझते हो कि भारत से कोई भी सामान आप दूसरे देश में बेचोगे तो उसमें आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब इससे फायदा किसको हुआ, ब्रिटिशर्स को हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल तो वही लेके जा रहा है, तो उसको क्या होने लगा, फायदा होने लगा। एक्सपोर्ट कैसा करा, ड्यूटी फ्री, जिससे उन्हें क्या होने लग गया, फायदा होने लग गया। अभी वो क्या करने लगे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके कहाँ जाने लगे, ब्रिटेन जाने लगे। ठीक है, कहाँ जाने लगे, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जाने लगे, अपनी कंट्री। वहां पर वो क्या करते थे, मशीनों का यूज करके इस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने लगे। ठीक है, मशीनों का यूज करके इस रॉ मटेरियल से क्या करने लगे, प्रोडक्ट बनाने लगे। अब एक चीज बताओ, कोई प्रोडक्ट जो मशीनों से बनाया जाएगा और एक कोई प्रोडक्ट जो हाथों से बनाया जाएगा, दोनों की कॉस्ट में फर्क आएगा, ऑब्वियस है। इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो हाथ से बनाया जा रहा है, टाइम लग रहा है, कॉस्ट इनकर हो रहा है, जबकि ब्रिटेन में उसी प्रोडक्ट को कैसे बनाया जा रहा है, मशीन से बनाया जा रहा है, तो उनकी कॉस्ट कम आ रही है। अभी वो क्या करने लगे कि ये जो प्रोडक्ट ये बना के तैयार कर रहे हैं, इसको वापस ये क्या करते थे, भारत में लेके आते थे। भारत में क्यों लेके आते थे, क्योंकि भारत एक बड़ी मार्केट था। ठीक है, भारत की क्या थी, ग्लोबल में ग्लोब आइडेंटिटी थी। तो ये क्या करते थे, इसको लेके आते थे भारत में। और जब ये भारत में से लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या पे करेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी। अब इन्होंने क्या करा, इस इम्पोर्ट ड्यूटी को भी कैसे करा हुआ, फ्री कर दिया। मतलब भारत से माल ले जाएंगे भी फ्री में, और भारत में माल आएगा भी फ्री में, कोई ड्यूटी आपको पे करने की जरूरत है नहीं। जिससे क्या हुआ कि भारत में इनका जो प्रोडक्ट है वो फैलने लग गया। भारत के जो बेसिकली प्रोडक्ट मेकर थे, मतलब जो उस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बनाते थे, उनके लिए क्या हो गया, मजबूरी हो गई अपने जो प्रोडक्ट, जिन गुड्स का वो प्रोडक्शन करते हैं उनको शट डाउन करने का। क्योंकि अब उनको पता है कि उनका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा बनता है, उनको कोई खरीदेगा नहीं। तो उनको मजबूरी में क्या करना करना पड़ा, जो ये ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे, इनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना पड़ा। जिसकी वजह से हमारा खुद का जो प्रोडक्ट है, इंडियन जो प्रोडक्ट है, वो क्या हो गया, डिके होते चले गए, खत्म होते चले गए। क्योंकि अब क्या है, मशीन का प्रोडक्ट क्या है, सस्ता बन रहा है, और सस्ते प्रोडक्ट ही क्या करते हैं, मार्केट में इजीली बिक जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिके हुआ किसका, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। आई होप चीजें समझ में आ गएंगे। चलो अब इसमें आगे हम क्या करते हैं, समझते हैं। ये कुछ हमारे क्या है, हैंडीक्राफ्ट के नमूने हैं। ठीक है, जिसके लिए भारत बेसिकली फेमस है देश विदेशों में। देखा होगा आपने भी कई बार, अगर आप दिल्ली हाट वगैरह गए होंगे, या फिर कई बार ऐसे भारत के सॉरी इंडिया में क्या होता है, ट्रेड फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, जहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं, जो देखने में क्या है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हैंडीक्राफ्ट का कुछ वो है। ठीक है, मतलब सैंपल्स है कुछ। चलो आगे समझते हैं। अभी हम समझ रहे थे कि हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है उसका डिके हुआ, उसके पीछे कारण क्या क्या थे उसको समझते हैं। ठीक है, ये हम क्या समझने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने दो मेन फीचर पढ़े हैं, जिसमें हमने पहले देखा कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका डिके हुआ। दूसरा हमने देखा कि जो हमारी इंडस्ट्री थी, मतलब जो मॉडर्न हमारी जो बेसिकली इंडस्ट्री थी, उसका भी क्या हुआ, ब्रेक उसकी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो अभी हम कौन सा समझ रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कैसे पतन हो गया। तो सबसे पहले हमने समझा कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी।
टैरिफ पॉलिसी तुम समझते हो, जैसे ये इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना लगेगा, ये सारी की सारी चीजें। तो इसने कैसे बोला कि हमारी जो टैरिफ पॉलिसी थी वो कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिस्क्रिमिनेटरी समझते हो ना, क्या मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटरी का? डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है जहां पे भेदभाव करा जाता है टैरिफ पॉलिसी में। तो ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल द बेस्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये चीज मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ। वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छा था। दूसरा, उनको ऐसा लगता था कि इंडिया बेस्ट मार्केट है उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, मतलब मशीन से बने हुए प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि इंडिया उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। इंडिया की ग्लोबल आइडेंटिटी थी, तो वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने के लिए भी लाते थे। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को अपनाया गया, जिसमें इसने बोला कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, टैरिफ फ्री, मतलब यहाँ से माल खरीदेंगे लेकिन उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं पे करेंगे। भारत में माल को बेचेंगे, उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी पे नहीं करेंगे, ठीक है। फ्री में माल लेके जा रहे हैं जिससे कि उनको प्रोडक्ट सस्ता मिले। अपना माल यहाँ पे क्या करें, फ्री में इंपोर्ट ड्यूटी पे करें जिससे कि उनका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में इजीली लॉन्च हो जाए, ठीक है। तो बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट व्हिच रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट। दूसरी तरफ इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि अगर भारत हमें बेचेगा तो क्या करेगा, कोई ड्यूटी पे नहीं करेगा, लेकिन भारत ने अगर हमारे अलावा विश्व में किसी भी कंट्री को बेचा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हैवी ड्यूटी पे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के ऊपर। अब एक चीज बताओ, जब भारत को इंग्लैंड के अलावा किसी और कंट्री को बेचना पड़े और उसमें बहुत ज्यादा ड्यूटी पे करना पड़ेगा तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा ना, जिसकी वजह से उसकी कॉम्पिटेटिवनेस कैसी हो जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। यस और नो? तो ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इंडिया, ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट है उसका तो क्या होने लग गया, उसकी तो मार्केट में अच्छी पहचान बनती चली गई, लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, डिके होते चले गया, खत्म होते चले गया। आई होप चीजें समझ में आ गई। एक बार मैं फटाफट समराइज कर देती हूँ। कहते जो ब्रिटेन था उसने इंडिया को दो तरीके से यूज करा। पहला तो यहाँ से क्या करता था, वो अच्छे रॉ मटेरियल को लेके जाता था, वो अपने कंट्री में ले जाके मशीनों से उसे बना के फिर इंडिया में ही वापस क्या करता था, उसे बेचने के लिए लेके आ जाता था। क्यों बेचने के लिए लेके आता था, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री थी, इंडिया की ग्लोबल आइडेंटिटी थी। दो तरीके इसने अपनाए। सबसे पहले इसने बोला कि एक तो इंडिया से क्या करेगा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करवाएगा रॉ मटेरियल का अपनी कंट्री में, दूसरा फ्री में क्या करेगा, इंडिया में लॉन्च भी कर देगा अपने प्रोडक्ट को। जिससे हुआ क्या, सस्ते में रॉ मटेरियल मिल गया और इसका जो प्रोडक्ट था वो भी कैसे हो गया, कम रेट पे मार्केट में लॉन्च हो गया। दो चीजें हो गई। अभी इसने तीसरी चीज और क्या अपनाई, तीसरी चीज इसने बोला कि अगर हमारे अलावा इंडिया किसी दूसरी कंट्री को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है तो वहां पे इसको हैवी ड्यूटी पे करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, खत्म होती चली गई। तो आपने यहाँ पे देखा कि कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को अपनाया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा पहला कारण था जिसकी वजह से हमारी क्या हुई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या हुआ, पतन हुआ। दूसरा कहता है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स। अच्छा, तुम्हें क्या पता है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से नहीं था जैसे आज हम बोलते हैं कि ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये बिहार है। उस टाइम पे ऐसे नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट का मतलब एक मेजर जो पोर्शन था लैंड का, वो क्या है, किसी एक राजा के द्वारा क्या करा जाता था, ऑक्यूपाई करा जाता था और उसी के ऊपर वो शासन कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंसली जो कोर्ट थी वो क्या हुआ, धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गई। कहते हैं प्रायर टू द ब्रिटिश रूल नवाब, राजा, प्रिंसेस एंड इंपीरियर्स कहते हैं रूल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ पे जो शासन था वो कैसे करा जाता था, राजाओं के द्वारा करा जाता था। दे यूज्ड टू पेट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। अब क्योंकि ये क्या करते थे, भारत में शासन कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो फोकस था वो क्या होता था, इनका फोकस रहता था कि कैसे भारत के व्यापार को बढ़ाया जा सके इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे कि एक अच्छी इनकम को अर्न कर सके। इनको भी तो अपने बेसिकली वो चलाने के लिए, अपने कोर्ट्स को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती थी। तो इन्होंने ये क्या करते थे, उसको पेट्रोनाइज करते थे। पेट्रोनाइज का मतलब हो गया कि ये उसको प्रमोट कर देते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ना। तो कहते हैं कि अब क्योंकि दे यूज टू पेट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ विच हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल, उसकी एक रेपुटेशन बन जाए। लेकिन ब्रिटिश रूल के आते आते क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, प्रिंसली कोर्ट ही खत्म होते चले गए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे इन्हीं की पावर को खत्म करना शुरू कर दिया। और प्रिंसली कोर्ट बाद में तो इस तरीके से काम करने लग गए कि फॉरनर उनको यह मान के चलो कि ब्रिटिशर्स उनको बताते थे कि आप कितने एरिया में क्या करोगे, शासन करोगे। और यहाँ तक कि उनकी इनकम भी क्या करते थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो डिसाइड करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, अब क्योंकि प्रिंसली कोर्ट ही खत्म होते चले गए तो
दिक्कत क्या हुई, हैंडीक्राफ्ट भी धीरे धीरे खत्म होते चले गए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन करते ही कौन थे, प्रिंसली कोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट दूसरा कारण था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो क्या हुई, खत्म होती चली गई। तीसरा कहता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अभी हमने समझाया कि क्या, समझा कि क्या कहते हैं मशीन मेड प्रोडक्ट क्या होता है, जो ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के अपनी कंट्री में लेके जाते थे और मशीनों में बनाते थे, वो मशीन मेड प्रोडक्ट होगा। तो इसने बोला कि एक चीज बताओ, अगर एक प्रोडक्ट मशीन से बनाया जाए और एक प्रोडक्ट हाथ से बनाया जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी ना। दिक्कत कैसे आएगी, देखो, जो मशीन से प्रोडक्ट बना वो सस्ता बनेगा, जो हाथ से बना क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो इसने बोला जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे उन्होंने क्या करा कि जो भारत था, भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको एक स्टीफ कंपटीशन दिया। ठीक है, स्टीफ का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। स्टीफ का मतलब होता है हार्ड। ठीक है, स्टीफ का मतलब क्या होता है, हार्ड, मतलब टफ कंपटीशन दिया। ठीक है, तो इसने बोला कि मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड गैव अ स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंडिया, इनटू द इंडिया, सॉरी इन इंडिया। तो इसने बोला मशीन मेड प्रोडक्ट आउट स्किल्ड कहते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन प्रिसीशन एंड क्वालिटी। यहाँ पे एक मिनट, जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इसने क्या बोला कि मशीन मेड प्रोडक्ट कैसे थे, लो कॉस्ट थे, स्टिफ कंपटीशन दिया भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। इसने बोला जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे वो कैसे थे, आउट स्किल्ड थे। अच्छा, आउट स्किल्ड का मतलब क्या होता है, समझ में आता है किसी बच्चे को, इसका मतलब होता है बेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट। इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन प्रिसीशन एंड क्वालिटी कहते हैं कंपटीशन फोर्स द इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन देयर बिजनेस। अब क्योंकि वहां से प्रोडक्ट आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का बन के आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के जो वो है क्राफ्टमैन है, जो हैंडीक्राफ्ट को बना रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा और इन्हीं के प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अभी आगे समझते हैं कि न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। इसको समझते हैं कि क्या है, कहते हैं देखो, जब भी कोई एक चीज दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो उसका जो इम्फेसिस है, उसका जो प्रभाव है, वो जरूर उसके साथ जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बोलने का तरीका, उनके खाने का तरीका, पीने का तरीका, पहनने का तरीका, सब कुछ हम लोगों से अलग था। लेकिन अब क्योंकि वो हमारे ऊपर शासन करके गए, तो उनका कुछ तो हमारे ऊपर इम्पेक्ट आएगा। इवन आज तक उनका इम्पेक्ट है। उनके हम ड्रेसिंग सेंस को क्या करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके खाने पीने बोलने के तरीके को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि अगर हम उनके पहनने के तरीके को अडॉप्ट करेंगे, खाने के तरीके को अडॉप्ट करेंगे, तो हम थोड़े मॉडर्न दिखेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड कहता है owing to the impact of British culture, a new class emerged in India which was keen to adopt the Western lifestyle. This changed the pattern of demand against the Indian product and in favor of British product. In this process, the Indian industry started losing domestic market and ultimately Paris. Paris का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ये खत्म हो जाना। जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आए तो कहते हैं कि उससे पहले यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट को यूज करा जाता था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को यूज करा जाता था। अब क्योंकि ब्रिटेन के लोग आए, उन्होंने इस तरीके से शो करा कि उन लोगों को सब कुछ चीजें पता है, और जो इंडिया के लोग हैं वो बेवकूफ है, उनको कुछ नहीं पता, फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। तो धीरे धीरे वहां उनका हुआ क्या कि जिस तरीके से वो लोगों का ब्रेन वॉश करने लगे, अब जो लोगों की जो इंटरेस्ट है वो कैसे प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा हो गया, वेस्टर्न की तरफ। ठीक है, इवन आज तक हमारी जो कंट्री है उसको आजाद हुए कितने हुए, ऑन एवरेज 75 ईयर्स हो चुके। 75 सालों के बाद भी हम क्या है, उस वेस्टर्न लाइफ स्टाइल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। हमें ये लगता है कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बिना ये सोचे कि यार उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ हमें क्या करा है, एक तरीके से हमारे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो owing to the impact of British culture, a new class emerged in India which was keen to adopt the Western lifestyle. इसने बोला कि जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से ये हुआ कि लोगों ने क्या करा, जो इंडियन प्रोडक्ट है उनको यूज ना करके ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट थे उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या हुआ, पतन हुआ। आगे समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। अब इसको समझते हैं कि क्या है। हालांकि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया के ऊपर एक पूरा लेक्चर आएगा जिसमें आपको ये समझना है कि एक्चुअल में रेलवे का कोई फायदा था या नहीं था इंडिया का, ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ब्रिटेन की कोई बुराई करने बैठे या इंडिया की कोई तारीफ करने बैठे, हम यहाँ पे एक्चुअल में जो हुआ था उसको पढ़ने बैठे हुए। ठीक है ना, स्टडी का मतलब कभी भी यही नहीं होता कि आप बाइस्ड होके पढ़ो, स्टडी का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो है आप उसको पढ़ो। ठीक है,
चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया कहते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंडेड टू एक्सपेंड, कहते हैं व्हाइल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट। कहते हैं रेलवे को लाने का जो क्रेडिट है वो भारत में किसको दिया जाता है? ब्रिटेन को दिया जाता है, ब्रिटिशर्स को दिया जाता है। इन्होंने यहाँ पे रेलवे का निर्माण क्यों करा? ताकि इनके जो प्रोडक्ट है वो दूर देश से मतलब ब्रिटेन से भारत में आ सके रेलवे के थ्रू। अब इनका जो प्रोडक्ट है मशीन मेड प्रोडक्ट है, कम कीमत पे बना हुआ, तो कम कीमत पे बना हुआ प्रोडक्ट भारत में आने लगा, जिसकी वजह से भारत के जो महंगे प्रोडक्ट थे वो क्या हुआ, मार्केट से धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो गए, खत्म होना शुरू हो गए। कहता है ब्रीफली द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्टेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा क्या, जो भारत की इंडियन इकोनॉमी थी ना उसको कॉलोनियल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। अभी कॉलोनियल मार्केट का मतलब क्या हुआ? कॉलोनियल मार्केट का मतलब क्या हुआ कि देश हमारा है लेकिन शासन वो कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब होता है कॉलोनियल का, कि हमारे घर पर रह के हमारे ऊपर ही शासन करना, ठीक है। तो फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब इकोनॉमी कैसी है, इंडियन प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है, ब्रिटेन का, ठीक है। तो कैसी इकोनॉमी हो गई ये, कॉलोनियल मार्केट, ठीक है। इम्प्लाइंग एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन मार्केट एज, कहते हैं सबसे पहले इसने कैसे एक्सप्लोटेशन करा, एक तो इसने इंडिया को सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मान लिया, और दूसरा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक अच्छी मार्केट के रूप में से यूज करने लगा, जिसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, खत्म होता चला गया, ठीक है। अभी इसको याद कर लेते हैं कि इसको कैसे याद करना है, एक बार फटाफट पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ हमने पढ़ा क्या क्या, ठीक है, जिससे कि इमेज तुम्हारे दिमाग में बनी रहे। मैंने तुम्हें समझाया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें दो मेजर थिंग देखने को मिली। सबसे पहले हमने देखा कि डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको कैसे खत्म किया गया, और दूसरा हमने देखा कि ब्लीक ग्रोथ हुई किसकी, मॉडर्न इंडस्ट्री की। फिर मैंने आपको समझाया था कि हमारा डीके की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 5 पॉइंट को कवर करना है। 5 पॉइंट कौन कौन से थे? एक तो टैरिफ पॉलिसी कैसी थी, डिस्क्रिमिनेशन था। दूसरा प्रिंसली कोड क्या हुए, खत्म होते चले गए। तीसरा हमारे मशीन मेड प्रोडक्ट आ गए। चौथा हमारा जो डिमांड थी वो क्या हुई, चेंज होनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। तो ये 5 हमें क्या करना है, याद करना है। ट्रिक क्या कहती है, यहाँ पे लिखा हमने न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रिक के थ्रू में याद करना है। यहाँ पे हमने वर्ड क्या उठाया, डिमांड, क्योंकि मेजर वर्ड क्या है, डिमांड ही है। उसके बाद इसमें क्या उठाया हमने, रेलवे। यहाँ पे क्या है, प्रिंसली कोड, फिर क्या है, टैरिफ पॉलिसी एंड मशीन मेड प्रोडक्ट। ये इनके क्या है, मेन वर्ड है। अगर ये याद हो जाएगा बाकी तो आप आगे पीछे जोड़ ही दोगे ना। डिमांड याद आएगा तो पता चल जाएगा कि नए पैटर्न की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड का हमने डी उठाया, रेलवे का आर, देन पी टी एन एम। अगर आप इसको बनाओ तो ये क्या हो गया, डीआर का मतलब डॉक्टर, और पीटीएम का मतलब पीटीएम। डॉक्टर का मतलब तुम लोग समझते हो डॉक्टर क्या होता है, और पीटीएम का मतलब भी समझते हो कि क्या होता है। तो डॉक्टर पीटीएम का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्री में काम करने वाले डॉक्टर। ट्रिक क्या बोलती है, इंडस्ट्री में काम करने वाले डॉक्टर पीटीएम अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में काम करने वाले डॉक्टर पीटीएम अटेंड नहीं कर रहे, ठीक है। ये तुम्हें क्या है, एक लाइन को याद करना है। इसको तो अगर 2-3 बार बोलोगे तो याद हो ही जाएगा कि इंडस्ट्री में काम करने वाले डॉक्टर पीटीएम अटेंड नहीं कर रहे। डॉक्टर से देखोगे, अगर एग्जाम में बैठ के भी सोचोगे यार डॉक्टर का मतलब क्या था, तो डी का मतलब याद आ जाएगा, डिमांड था। आर का मतलब रेलवे था। फिर पी का मतलब प्रिंसली कोड था। टी का मतलब टैरिफ पॉलिसी था। एम का मतलब मशीन मेड प्रोडक्ट था, ठीक है। तो बहुत इजीली ये चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। एक दो बार उसको करने की कोशिश करोगे तो इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है कि अरे यार मेरे को इतना अच्छे से ये चीज आती है लिखनी करके, ठीक है। तो एक अच्छा इंप्रेशन, एक अच्छा आंसर देने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दोनों आंसर हमारे याद हो चुके हैं, 2 आंसर पढ़े, दोनों याद हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर भी याद हो गया, यूपीएस फ्लैग के नाम से था, एंड हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर याद हो गया, डॉक्टर पीटीएम के नाम से था, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है, जिससे तुम क्या है अपने डेली लाइफ में क्या है कहीं ना कहीं सुनते रहते हो या पढ़ते रहते हो उनके बारे में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें याद करने का कुछ नहीं है, बस समझने का है, ठीक है। एक बार तुम्हें समझा देती हूँ। कहते हैं अंडर द ब्रिटिश राज, ब्लीक ग्रोथ का मतलब मैंने तुम्हें समझाया था। ब्लीक ग्रोथ का मतलब ऐसी ग्रोथ है जहां पर फायदा सिर्फ किसका है, ब्रिटेन का है, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री में कहते हैं अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ। कहते हैं इसको आप 3 ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हो। सबसे पहले इसने बोला सम इंडस्ट्री वर एस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इसने बोला कुछ इंडस्ट्री को यहाँ पे एस्टेब्लिश करा गया, लेकिन उसको भी किसके द्वारा करा गया, सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कौन है, जिनको ब्रिटेन ने बोला कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर लो, जिससे कि ब्रिटेन को फायदा हो, इंडियंस को नहीं, ब्रिटेन को फायदा हो, ठीक है। ब्रिटेन को फायदा क्यों होगा, क्योंकि वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेंगी। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं अगर वो ब्रिटेन से मंगवाते तो एक्सेसिवली महंगे हो जाते हैं, या उनको लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो,
इन प्रोडक्ट की ना यहीं पे फैक्ट्री डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री डाल तो रही है, लेकिन फायदा किसका हो रहा था, ब्रिटेन का। तो इसने बोला दीज इंक्लूड, अगर हम इन फैक्ट्री की बात करें तो इसमें कौन कौन सी फैक्ट्री आ गई, जैसे इसने बोला आयरन एंड स्टील हो गया, शुगर हो गई, सीमेंट हो गई, पेपर इंडस्ट्रीज हो गई। ये सारे के सारे प्रोडक्ट कैसे थे जिनको वहां से लाना थोड़ा मुश्किल था। जैसे शुगर आप समझते हो या सीमेंट आप समझते हो, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसने क्या बोला कि अब ठीक है, इनका यहाँ पे क्या करो, इनकी फैक्ट्री यहीं पे डाल दो। और इसको भी फैक्ट्री डालने की बात कब करी गई, जब यहाँ पे भारत क्या था, अपने वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के बाद क्या था, बुरी तरीके से डैमेज हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, पहला था। पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि मॉडर्न इंडस्ट्री की बात तो करी गई, लेकिन फायदा किसका हो रहा है, सिर्फ ब्रिटेन का हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोलता है, कहते थे स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। जो स्टेट का पार्टिसिपेशन था वो कैसा था, बिल्कुल क्या था, लिमिटेड था। स्टेट का पार्टिसिपेशन लिमिटेड क्या था ही नहीं, क्योंकि जो फैक्ट्रियां डल रही है वो किसकी चल रही है, डल रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज की डल रही है, ठीक है। जैसे आपने देखा क्या उस टाइम पे फैक्ट्री डली टाटा स्टील की, तो ये क्या है, सारे प्राइवेट प्लेयर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। तो चलो कहते हैं कि स्टेट का जो पार्टिसिपेशन था वो कैसा था, लिमिटेड था। इट वाज कन्फाइंड टू सच स्ट्रेटेजिक एरिया लाइक रेलवे एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। इसने बोला कि इन्होंने क्या करा, स्टेट का पार्टिसिपेशन सिर्फ उतनी जगह पे करवाया है जहां पे इनका फायदा हो। जैसे इसने बोला कि रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मतलब पोस्टल सर्विस को बढ़ाया गया। तो इसमें हो क्या रहा है, भले ही ये भारत में हो रही है, लेकिन बेनिफिट तो उन्हीं का हो रहा था ना। मतलब इनिशियली तो उन्होंने इसीलिए करवाया कि फायदा किसको हो, ब्रिटेन को हो, ठीक है। तो स्टेट का पार्टिसिपेशन भी क्या था, लिमिटेड था। थर्ड में कहता है देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्थ द नेम। इसने बोला कोई कैपिटल गुड नहीं था। कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स विच आर यूज फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, सॉरी आई एम सो सॉरी, थर्ड पॉइंट क्या था, इसने बोला कि किसी भी तरीके की कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं थी। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऐसी मशीन्स को बनाती है जिससे फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके, जिससे फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके। तो इसने बोला कि हमारे यहाँ पे कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है ना। तो ये क्या था, हमारी ब्रेक ग्रोथ थी किसकी, मॉडर्न इंडस्ट्री की। अभी मोटा मोटी इस पूरे टॉपिक को समअप करें तो इसने बोला कि ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिवील्ड 4 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पॉइंटिंग टू द बैकवर्डनेस एंड लिमिटेड ग्रोथ। सबसे पहले इसने बोला कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय की गई। क्या बोला इसने, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसी करी गई, डिस्ट्रॉय करी गई। और इसका जो पूरा पूरा जो क्रेडिट है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अभी मैं इसको डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। नहीं पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अभी हम सब कुछ पढ़ के आ रखे हैं। ये सिर्फ आपको क्या है, एक समरी करके दिया गया है, ताकि अगर पेपर में आए तो आपको आंसर बनाना आ सके, ठीक है। ये क्योंकि इसको पूरी लेक्चर में हमने इसी की तो डिटेल समझी है अभी। दूसरा कहता है मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ ब्रेक एक्सपेंशन। इसने बोला जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनका कैसा था, एक्सपेंशन कैसा था, ब्रेक था, ठीक है। ब्रेक एक्सपेंशन क्यों था, क्योंकि जो फायदा था वो सिर्फ किसका हो रहा था, ब्रिटेन का ही हो रहा था, हमारा कोई फायदा नहीं उससे हो रहा था। उन्होंने इनिशियली बनाया भी उसे अपने फायदे के लिए था। अब आप सोचोगे कि नहीं, जो रेलवे है उससे तो हमें फायदा हो रहा है, उससे ब्रिटेन को तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे उस टाइम पे तो उनको फायदा हुआ था ना। अब रेलवे तो कैसी चीज है, उसे उठा के तो नहीं ले जा सकते अपने पास। अगर उठा के ले जाने वाली चीज होती तो शायद उठा के लेके जा भी चुके होते, ठीक है। लेकिन इनिशियली उन्होंने जो करवाया था वो अपने फायदे के लिए उसे करवाया था, ठीक है। पहला हमारा क्या है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई। दूसरी हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो कैसी थी, उसका ब्लिक एक्सपेंशन था। थर्ड में कहते हैं कि हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बनाया ही नहीं गया। अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनेगी तभी तो मार्केट में क्या होगी, मशीनें नई लॉन्च होंगी, और जब नई मशीनें लॉन्च होंगी तभी नए प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे नई मशीनें ही नहीं आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन भी क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा, ठीक है। तो कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। और लास्ट में कहता है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री वर डिकेइंग, मॉडर्न इंडस्ट्री कैसी थी, अपनी इन्फेंट स्टेज पे थी। इन्फेंट स्टेज समझते हो, इन्फेंट का मतलब होता है छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो इन्फेंट स्टेज का मतलब क्या हो गया, कि बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे थी, ठीक है। इनिशियल का मतलब क्या हो गया, कि प्रोडक्शन तो सारा हो रहा है ब्रिटेन से, सिर्फ यहाँ पे उन इंडस्ट्री को डाला जा रहा है जो कि बाहर से प्रोडक्ट नहीं लाई जा सकती यहाँ पे इजीली। तो इसने बोला दिस अगेन पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद लिटिल और नो एविडेंस ऑफ डायनेमिक चेंज। जिससे पता चलता है कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो कैसी थी, पिछड़ी हुई थी, जहां पे कोई भी डायनेमिक चेंज नहीं करा गया जिससे कि हमारे भारत को क्या हो, फायदा हो। आई होप आपको दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। पेपर में लिखने के लिए अगर आएगा तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। एक दो बार ट्रिक को पढ़ने की कोशिश करना। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बेहतर ट्रिक बना सकते हो तो प्लीज आप उसे भी कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। आपके सजेशंस हमेशा क्या होंगे, अप्रिशिएबल होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर 3 में इसके रिमेनिंग टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।